विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की कक्षा में सार्थक अंक तथा अंकों का पूर्णांकन इन दो विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग मापन में त्रुटि एवं मापन की त्रुटियों का संयोजन पढ़ चुके हैं। किसी भी मापन के परिणामों को एक संख्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और जब इस मापन को एक संख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो इस संख्या में जो मापन के द्वारा आई है, इसमें जो विश्वसनीय अंक और एक अनिश्चित अंक को संख्या के सार्थक अंक माना जाता है। यानी कि जो मापन के द्वारा जो अंक आए हैं उसमें कुछ विश्वसनीय अंक होते हैं और उसके बाद एक अनिश्चित अंक लेना है। इनको लेकर जो संख्या बनती है वह उस संख्या की सार्थक अंकों की संख्या मान ली जाती है, सिग्निफिकेंट फिगर मान लिए जाते हैं। अब हम इसको किस तरह से ज्ञात करेंगे? कोई भी संख्या दी हुई है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसमें कौन कौन से सार्थक अंक हैं और कितने हैं? उसके लिए कुछ नीचे कुछ नियम समझाए जा रहे हैं। उन नियमों का पालन करते हुए हम किसी भी संख्या के सार्थक अंकों को निकाल सकते हैं। पहला, किसी मापन में विभिन्न मात्रकों के परिवर्तन के चयन से सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। मतलब यदि हम किसी मापन को एक किसी मात्रक में लिखते हैं और उसके बाद उसके मात्रक को परिवर्तित करते हैं तो कभी भी उसके सार्थक अंकों की संख्या बदलती नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि लंबाई 2.308 सेंटीमीटर लिखा गया है तो यदि इसमें 4 सार्थक अंक हैं तो यह 4 सार्थक अंक यदि हम इस माप को अलग अलग मात्रकों में, जैसे यदि मिलीमीटर में लिखें तो 23.08, माइक्रोमीटर में लिखें तो 23080 माइक्रोमीटर, यदि मीटर में लिखें तो 0.02308 मीटर, इन सभी मात्रकों में भी लिखने पर इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या होती है वो 4 ही बनी रहती है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब हम मात्रकों में बदल रहे हैं, जैसे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में, मीटर में, तो इसमें दशमलव का स्थान अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है। जहाँ दशमलव लगा हुआ है वह दशमलव इधर उधर खिसकता है। तो यदि इन मात्रकों में हमारा सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है तो कहने का अर्थ है कि दशमलव कहीं भी लगा हो उस संख्या में, इससे उसके सार्थक अंकों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यह देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं सार्थक अंक होती हैं। यह पहला नियम महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम कभी भी दशमलव को इधर उधर करें किसी संख्या में तो उसके सार्थक अंकों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। या ऐसे कहिए कि मात्रकों में परिवर्तित करें, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, मिलीमीटर को मीटर में, तो भी उसके सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम नीचे जो नियम समझने जा रहे हैं उसमें हमें देखना है कि कौन से अंक सार्थक लेने हैं। जैसे हमने इसमें कहा ऊपर कि 2.308 सेंटीमीटर में 4 सार्थक अंक हैं, तो ये 4 कैसे लिया हमने, इसके नियम को हम समझते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट जो है, सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। शून्येतर अंक का मतलब है शून्य के अलावा, यानी कि नॉन जीरो जो डिजिट होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। शून्येतर अंक जो होंगे वो हमेशा सार्थक अंक होंगे। यानी कि अब प्रश्न केवल यह रह गया कि शून्य कब सार्थक होगा और कब सार्थक नहीं होगा। जो शून्येतर है वो तो हर स्थिति में सार्थक है ही। अब शून्य के लिए नियम देखते हैं। यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु है तो उसकी स्थिति का ध्यान रखे बिना किन्हीं दो शून्येतर अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी किसी संख्या में दशमलव बिंदु है यदि, तो उस दशमलव बिंदु का स्थान कहीं भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। उसको हम छोड़ते हुए बस यह देखना है कि दो शून्येतर अंकों के बीच में यदि जीरो है, यानी कि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में यदि एक जीरो है तो वह जीरो सदैव सार्थक अंक होता है।
अगला पॉइंट, यदि कोई संख्या एक से छोटी होती है, एक से छोटी होने का मतलब जैसे 0.023 लिखते हैं, तो यह संख्या एक से छोटी है। दशमलव के बाएं साइड कोई पूर्णांक यदि नहीं है। यदि कोई संख्या एक से छोटी होती है तो वे शून्य जो दशमलव के दाईं ओर प्रथम शून्येतर अंक के बाईं ओर हों सार्थक अंक नहीं होते हैं। बात समझ में आई? वह संख्या एक से छोटी होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण बता देते हैं यहाँ पर, जैसे 0.002308, इसमें दशमलव के इधर बाईं ओर 0 है, इसका मतलब यह अंक संख्या एक से छोटी है। इसमें दशमलव के दाईं ओर तथा नॉन जीरो अंक के बाईं ओर यह दशमलव है और यह आपका शून्येतर अंक है। इसके बीच में ये जितने जीरो होंगे, यानी कि रेखांकित जो जीरो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अगला पॉइंट, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं होता है कि अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। यानी कि यदि आपकी संख्या में दशमलव नहीं है तो अंत में जितने भी जीरोज लिखे जाते हैं लास्ट में, वे जीरो सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे 12300 सेंटीमीटर या 12300 मिलीमीटर, इनमें सार्थक अंकों की संख्या केवल 3 है। एक 12300 जो लास्ट के अनुगामी जीरोज हैं, वे सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते हैं। लेकिन एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव हो, उसमें अनुगामी शून्य सार्थक अंक हो जाते हैं। यानी कि यदि आपकी संख्या में दशमलव लगा हुआ है तो यह अनुगामी जीरो जो हैं, जिनको हमने अभी कहा सार्थक अंक नहीं है, उस स्थिति में सार्थक अंक हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा भ्रम रहता है कि ये जो अनुगामी जीरोज हैं कब सार्थक अंक लिए जाएंगे और कब नहीं लिए जाएंगे। उसके लिए हम हमेशा जो अंक होता है उसको 10 की पावर में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए 4700, या यहाँ पर आप देखिए 3.500 में 4 सार्थक अंक हैं। अब यदि ये 3.500 सेंटीमीटर है और इसको मिलीमीटर में बदल दें, तो मिलीमीटर में या किलोमीटर में बदलने पर दशमलव खिसकता जाएगा। दशमलव जब दाईं ओर खिसकेगा तो आगे जीरोज बढ़ाने पड़ेंगे। तो उस स्थिति में क्या इसमें सार्थक अंकों की संख्या बढ़ने लगेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या हमेशा 4 ही रहेगी। चाहे इसको आप किलोमीटर और आगे कितने भी 1000, 10,000 किसी से भी मल्टीप्लाई करते जाइए। अब मान लीजिए इसमें हम यदि 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10,000 से मल्टीप्लाई करने पर यह दशमलव आगे निकल जाएगा, 3 स्थान तो निकलेगा ही, 3 जीरो और लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम इन जीरोज़ को सार्थक अंक गिन रहे हैं, 4 है, लेकिन इसके आगे 3 जीरो और लगा दिया जाए तो 4 और 3 7 सार्थक अंक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, सार्थक अंकों की संख्या 4 ही रहेगी। इसलिए यदि हम इसमें 10,000 से गुणा कर रहे हैं तो इंटू 10 की पावर 4 लिखना चाहिए हमें, और इंटू 10 की पावर 4 लिखेंगे तो यह 4 सार्थक अंक ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। इंटू 10 की पावर 4 जो लिखा गया है उनको अंकों में नहीं गिना जाता है। और यदि 10 की घात हम 4 लिखते हैं तो उसी को हम उस संख्या का ऑर्डर कहते हैं, उसके परिणाम की कोटि कहते हैं। यानी कि कोई संख्या ऐसे लिखी गई है 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 4, तो 10 टू दी पावर 4 उसके परिणाम की कोटि होती है, उसी को हम उसके परिणाम की कोटि कहते हैं। इसलिए सामान्यतः हम किसी भी संख्या को दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लगाकर उसके बाद इंटू 10 की पावर में उस संख्या को लिखते हैं। इससे, इस तरह से लिखने से आपको कभी भी यह भ्रम की स्थिति नहीं आएगी कि कितने जीरोज गिने जाने हैं, कौन से जीरो नहीं गिने जाने हैं, जो अनुगामी जीरो होते हैं आगे जो लगने हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उसको लिखते हैं। अब अगली बात आती है सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम। यह ऊपर जो नियम दिए गए उस नियम को आप पढ़िएगा, नियमों को कॉपी में नोट्स में लिख लीजिएगा, और इन नोट्स में लिखकर और उसके साथ में आपके पुस्तक में उदाहरण भी दिए होंगे, उन उदाहरणों में संख्या निकाल कर देखिएगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन होता है कि यह सार्थक अंक
हम यह निकाल रहे हैं और पुस्तक में यह दिया है, तो आप उसको पूछ सकते हैं। अब जब हम सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाएं करते हैं, यानी कि जब कई मापों को जोड़कर, घटाकर, गुणा करके या भाग करके हम कोई परिणाम निकालते हैं, तो जिन संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, उसमें यदि सार्थक अंकों की जो संख्या है, तो जोड़ने के बाद जो परिणाम आ रहा है या गुणा करने के बाद जो परिणाम आ रहा है, उसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी ली जाएगी। एक बात ध्यान रखिए, जब भी कोई चीज़ मापन से आती है, यदि उसमें सार्थक अंक 3 हैं, किसी में 2 हैं, तो यदि उनको जोड़ा, घटाया या गुणा या किया जाता है, तो उसके बाद जो परिणाम मिलता है वह जो मापा गया मूल मापन जो है उससे अधिक परिशुद्ध नहीं हो सकता है, उससे अधिक सार्थक नहीं हो सकता है। इसलिए उसमें परिणाम में अंकों की संख्या, जो मूल अंक हैं जिनको जोड़ा या घटाया या गुणा किया जा रहा है, उससे अधिक सार्थक अंक आपके परिणाम में नहीं हो सकते हैं। यानी कि जोड़ी जाने वाली या घटाई जाने वाली या गुणा की जाने वाली मूल राशियों में जो सार्थक अंक हैं, कम से कम परिणाम भी हमें उसमें ही लिखना होता है, क्योंकि जो मापा गया है और जो जोड़कर परिणाम हमारा आ रहा है वह मापे गए माप से अधिक शुद्ध नहीं हो सकता है, अधिक सार्थक नहीं हो सकता है। तो इसके लिए देखिए नीचे 2 नियम दिए गए हैं। एक नियम गुणा या भाग करने की संक्रिया के लिए होता है, दूसरा नियम संकलन तथा व्यवकलन के लिए होता है। पहला नियम, संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में है। यानी कि यदि हम कोई भी 2 अंक भाग कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो जिन अंकों को कर रहे हैं उसमें जो सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या है, उतने सार्थक अंक ही परिणाम में हमें रहने देना चाहिए। यदि उससे अधिक अंक आ गए हैं तो हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, उपेक्षण करना पड़ता है, उनको हटाना पड़ता है। और उनको हटाने के नियम जो क्या होते हैं, कैसे हम अंकों को हटाते हैं, ये हम अभी इसके आगे समझेंगे। जैसे यहाँ एक उदाहरण लिखा हुआ है, मास आपको दिया है, वॉल्यूम दिया है। मास में 4 सार्थक अंक हैं, वॉल्यूम में 3 सार्थक अंक हैं। 2.51 का मतलब 251 3 सार्थक अंक, 4.237 में 4 सार्थक अंक। यदि हम इसका घनत्व निकालते हैं तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। अब इससे जो परिणाम आएगा वो परिणाम कितने सार्थक अंकों तक लिखा जाना चाहिए, 3 तक, क्योंकि जो मिनिमम है आयतन का है 3, मास में है 4, तो जो परिणाम आना चाहिए वह केवल 3 अंकों में लिखा जाना चाहिए। हो सकता है भाग देने पर जो अंक आएँ आपके 5-6 अंक आ जाएँ, उनमें से हमें अंकों को हटाना होता है, और अंकों को हटाने का नियम अभी आपको बताया जाएगा। दूसरा नियम जो है वो संख्याओं के संकलन अथवा व्यवकलन से प्राप्त अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने कि संकलित या व्यवकलित किए जाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम हो। यानी कि यहाँ पर जो कम से कम संख्या देखनी है, जो हमें रखनी है, वो दशमलव के बाद की देखनी है। जैसे यहाँ पर 3 अंकों को जोड़ा जा रहा है, 436.32, 227.2, 0.301। दशमलव के बाद पहली संख्या में 2 सार्थक अंक हैं, दूसरे में केवल 1 सार्थक अंक है, तीसरे में 3 सार्थक अंक हैं। न्यूनतम क्या हुआ, 1 सार्थक अंक, 227.2 वाला। इसमें केवल 1 सार्थक अंक है, यानी कि परिणाम भी किस में होना चाहिए, दशमलव के बाद 1 ही अंक होना चाहिए। यदि 1 से अधिक आ रहा है तो उसको हम हटा देते हैं, उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हटा दिया जाता है। हटाने का एक नियम होता है, वह नियम हम आगे समझते हैं। आइए, अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। देखिए पहला नियम, यदि उपेक्षणीय अंक जिसको हटाना है 5 से अधिक है तो पूर्ववर्ती अंक में 1 की वृद्धि कर दी जाती है। यानी कि जिसको आप हटा रहे हैं वो यदि 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाले अंक को 1 बढ़ा दिया जाता है। यदि वो 5 से छोटा है तो पहले वाले अंक को हम अपरिवर्तित रखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि वह अंक 5 ही हो तब, तो यदि वो अंक 5 है तो 5 के आगे यदि 0 है या कोई अंक नहीं है, तो उस स्थिति में जब हम 5 को हटाते हैं तो उसके पहले वाला अंक, पूर्ववर्ती अंक यदि सम है तो उसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ दिया जाता है, और यदि विषम है तो उस स्थिति में हम उसको 1 बढ़ा देते हैं। यानी कि यदि सम है तो नहीं बढ़ाएंगे और विषम है तो 1 बढ़ा देंगे। इस तरह की एक
कन्वेंशन का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम अंकों का पूर्णांकन कर लेते हैं। यदि 5 जिसको ओमिट कर रहे हैं उसके बाद यदि 0 नहीं है, कोई संख्या है, तो उस स्थिति में भी हम उसके पूर्ववर्ती वाले को 1 बढ़ा लिया करते हैं। इस प्रकार हमने सार्थक अंकों को कैसे निकाला जाएगा, सार्थक अंकों में जब हम गुणा भाग करेंगे तो कितने सार्थक अंकों तक परिणाम लिखना चाहिए, यह सब समझा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब हम त्रुटियां निकालते हैं तो त्रुटियों में भी यह सार्थक अंक लगता है। यदि मापन का सार्थक अंक जितना है उतना ही त्रुटियों का सार्थक अंक भी होना चाहिए। यानी दशमलव के एक स्थान तक यदि हम नाप रहे हैं किसी मापन से, तो मान लीजिए 2.4 नापा हमने, तो 2.4 आया तो उसमें त्रुटि भी क्या होगी, 0.1 की ही होगी। यानी कि यदि 0.12 की त्रुटि लिखी है तो 0.12 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब वो दशमलव के एक स्थान तक त्रुटि हो गई तो उसके बाद की त्रुटि तो उससे छोटी है, उसे हम लिखते नहीं हैं। यानी कि यदि मान दशमलव के एक स्थान तक है तो त्रुटि भी दशमलव के एक स्थान तक ही लिखी जाती है। यदि हम कहीं त्रुटियां निकालते हैं, त्रुटियों का कैलकुलेशन करते हैं और वो कैलकुलेशन में आगे 2 अंक आ रहे हैं और आपका जो मापन यंत्र है उसका अल्पतमांक दशमलव के 1 ही अंक तक है, तो त्रुटि को भी दशमलव के 1 ही अंक तक लिखा जाना चाहिए। इसमें आपका गृह कार्य है कि आपके सार्थक अंकों से संबंधित जो उदाहरण सॉल्व्ड एग्जाम्पल किताब में है वो देखिए पहले, उसके बाद अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल करिए। बहुत सिंपल है, आपको नियम के अनुसार कैलकुलेट करना है, जोड़ना है, घटाना है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप उसको सार्थक अंकों के जो पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उनको करिएगा। इस नोट्स को नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको कुछ गूगल फॉर्म से या कुछ उससे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि आपने क्या लिखा है, क्या नोट्स में है, तो वह नोट्स आपके पास कॉपी में लिखे होने चाहिए। धन्यवाद।